डियर नॉवल रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। किस बहुत ही थ्रिलिंग है, लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट कॉपी वेस्ट माय नॉवल विदाउट परमिशन। नॉवल तुम मेरा जुनून हो, किस्सा नंबर 6, अज़कला मैनी राजपूत। रेहाम अहमद वल्द अहमद अली, आपका निकाह आलम शाह वल्द शाज़ल शाह से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब के ये अल्फाज जैसे ही रेहाम की समातों से टकराए, उसकी आंखों से बहते आंसुओं की रफ्तार तेज हुई थी। हाँ, वो इस निकाह को करने के लिए मजबूर थी। वो अपनी भाभी से 2-3 घंटे का कह कर आई थी, लेकिन अब 6 से 7 घंटे हो चुके थे। भाभी ने इसकी किरदार कशी शुरू कर दी होगी। मुख्तसर ये है कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। ऐसा रेहाम ने खुद को समझाए हालात से समझौता करते इस निकाह को करने का फैसला किया था। उसकी मुसलसल खामोशी को देखते अम्मा बी ने उसके सर पर हाथ रखते कबूल है बोलने का इशारा किया। तो रेहाम ने दिल पर पत्थर रखा था। कबूल है, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम भी रेहाम अहमद नहीं। वो दिल ही दिल में आलम शाह से मुखातिब हुए पुख्ता इरादा किए कबूल है बोल गई थी। रेहाम अहमद वल्द अहमद अली, आपका निकाह आलम शाह वल्द शाज़ल शाह से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। औरत को पाँव की जुत्ती समझते हो ना, तुम्हें अपने पैरों में बिठाऊंगी। रेहाम अहमद वल्द अहमद अली, आपका निकाह आलम शाह वल्द शाज़ल शाह से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है। मुझसे निकाह करना तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ना बना दिया तो कहना। रेहाम आखिरकार इस निकाह को कबूल कर चुकी थी। रेहाम के निकाह के बाद मौलवी साहब अनेक्सी से बाहर आए मर्दान खाना की तरफ चल दिए थे, जहाँ आलम शाह और रेहान शाह मौजूद थे, जबकि शाज़ल शाह भी रेहाम के सर पर हाथ रखे उनके पीछे ही चल दिया था। उनके जाते ही रेहाम ने अपने चेहरे से घूंघट उठाया था। आंखें रोने से बेतहाशा लाल हो रही थी। सैयद आलम शाह वल्द शाज़ल शाह, आपका निकाह रेहाम अहमद वल्द अहमद अली से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। तुम्हारी सारी अकड़ खाक में ना मिला दी तो मेरा नाम भी आलम शाह नहीं। वो जब्त से अपनी मुठियाँ बीचते कबूल है बोल चुका था। सैयद आलम शाह वल्द शाज़ल शाह, आपका निकाह रेहाम अहमद वल्द अहमद अली से। तुम्हें हर पल तुम्हारी औकात याद दिला कर रखूँगा। मर्द होता क्या है तुम्हें अच्छे से समझाऊँगा। ये निकाह नहीं तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ जिनसे तुम कभी रिहा नहीं हो पाओगी। आलम शाह दिल ही दिल में रेहाम से मुखातिब हुए निकाहनामे पर दस्तखत करते उसे ज़िंदगी भर के लिए अपने नाम कर दिया था। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा यार। दाइम शाह और उसका जिगरी यार इस वक्त कैफ़े में बैठे लंच कर रहे थे। अब से 1 हफ्ते के बाद दाइम शाह अपने गांव वापस लौट रहा था और आलियार वो भी से उदास हो रहा था। दाइम शाह वाकई में एक बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला दोस्त था और आलियार का ज़रा मन नहीं था वो उसे छोड़कर वापस अपने गांव जाए। मैं तेरी महबूबा हूँ क्या जो तू मुझे मिस करेगा। दाइम शाह आलियार के लिए अपने जज्बात को अच्छे से समझ रहा था।
वो देख सकता था वो उसके जाने का जिक्र करते उदास हो रहा था, इसलिए उसे मज़ीद इमोशनल ना करते। हल्के फुल्के अंदाज में कहका लगाए कहा तो अलियार ने सर झटका था। मैं सीरियस हूँ यार, और तुझे हंसी आ रही है? हाँ, वो हंसता हुआ बेहद हैंडसम लगता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसकी संजीदा बात को भी यूं हंसी में उड़ा दे। इसलिए अलियार ने मुंह बनाए कहा तो दाइम शक के बाहर संजीदा हुआ था। अरे यार, ऐसे लड़कियों की तरह मुंह क्यों बना रहे हो? मैं तुमसे मिलने आऊँगा, बल्कि तुम पाकिस्तान आना, तुम्हें अपना गाँव दिखाऊंगा, अपनी हवेली दिखाऊंगा। वो तुम पंजाबी में क्या कहते हो? तो दिन आवी पावें तो रात आवी, सो बिस्मिल्लाह। दाइम शाह ने अलियार के पंजाबी एक्सेंट को कॉपी कर दिया। उसे इस कदर खूबसूरती से जुमला कहा कि वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया था। इन 4 सालों में वो दाइम शाह को अच्छी खासी पंजाबी सिखा चुका था। अच्छा बस कर और थोड़ा मुस्कुरा दे, वरना तुझे मनाने के चक्कर में मेरा लंच ठंडा हो रहा है। दाइम शाह ने अपनी आंखों की नमी को छुपाते सर झटकते कहा तो अलियार भी गहरा सांस भरे अपनी प्लेट पर झुक गया था। हाँ, दाइम शाह जहाँ 4 सालों बाद अपने गांव में अपनी फैमिली में जाने के लिए बेहद बेताब और खुश था, वहीं अपने भाइयों जैसे यार को यूं अकेला छोड़कर जाना उसे उदास भी कर रहा था। हाँ, मगर उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि वो बहुत जल्द वापस चक्कर लगाएगा, या फिर अलियार को ज़रूर पाकिस्तान बुलाएगा ताकि वो कुछ वक्त फिर से साथ में बिता सके। वैसे मैं कब से नोट कर रहा हूँ वो घोड़ी तुमसे नजरें नहीं हटा पा रही। अलियार ने टॉपिक बदलते दाइम शाह के बिल्कुल पीछे मौजूद उस टेबल पर बैठी अंग्रेज़ लड़की की जानिब इशारा किया था। हाँ, नजरें हटाएगी भी कैसे? इतना हैंडसम बंदा उसने कभी देखा नहीं। जवाबन दाइम शाह ने अपनी शर्ट के कॉलर दुरुस्त करते बड़े ही एटीट्यूड से कहा तो अलियार मुस्कुरा दिया था। वैसे हैरत की बात है, इन 4 सालों में लाखों लड़कियां तुम पर मरी हैं, लेकिन तुमने किसी को घास तक नहीं डाली। हाँ, अलियार का ये कहना 100% दुरुस्त था। यूनिवर्सिटी में और फिर उनके अपार्टमेंट में भी कई लड़कियां दाइम शाह के सामने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा चुकी थी, लेकिन दाइम शाह उसने 4 सालों में तो किसी लड़की से ना दोस्ती की थी और ना ही किसी को इश्क मोहब्बत का शर्फ बख्शा था। ऐसा नहीं था वो लड़कियां खूबसूरत नहीं थी, बल्कि हर लड़की एक से एक खूबसूरत और वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो दाइम शाह को अपनी हमसफ़र में चाहिए थी। हाँ, वो फितरी शर्म व हया, वो सादगी, वो मासूमियत। दाइम शाह ने अपनी हमसफ़र के हवाले से जो खूबियाँ सोच रखी थी वो आज तक उसे किसी लड़की में नज़र नहीं आई थी, और फिर वो टाइम पास के लिए किसी भी लड़की से दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। वो इसलिए कि यार शादी में अपनी अम्मा साईं की पसंद से करूँगा, और अभी ये तो मुझे किन बातों में बहका रहा है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। आखिरी बात दाइम शाह ने विंक किए कही और साथ ही अलियार को इस टॉपिक से हटाना चाहा था। हाँ, वो अक्सर उसकी इस बात पर टांग खींचता रहता था कि वो इतनी हसीन लड़कियों को भला कैसे इग्नोर करता था, लेकिन यार वो लड़की। अलियार ने फिर से उस लड़की की जानिब इशारा करते दाइम से कुछ कहना चाहा तो अब के बार दाइम शाह ने संजीदगी से उसे टोक दिया था। अगर तू चाह रहा है कि मैं वापस अपने गांव जाए तुझे इनवाइट करूं तो अभी खामोश हो जा, वरना तुझसे मिलने के लिए ना आऊँगा और ना ही तुझे अपने गांव बुलाऊंगा। दाइम शाह ने मसनूई खफगी से कहा था, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी।
वो बहुत जल्दी हाथों पार आने का इरादा रखता था और साथ ही अलियाड़ को भी अपने गाँव बुलाना चाहता था ताकि वो उसके साथ फिर से उन खूबसूरत यादों को ताज़ा कर सके। दाइम शाह की धमकी पर अब की बार अलियाड़ संजीदा हो गया था और फिर वो दोनों हल्की फुल्की बातों के दरमियान फिर से लंच करने में मसरूफ़ हुए थे। अगर वो बेगैरत ना होता तो आज मैं इस हाल में ना पहुंचती। रेहाम अपनी हालत पर धाड़े मार मार कर रो रही थी। वापस जाने के सारे रास्ते वो अपने हाथों से बंद कर चुकी थी। वो इस जालिम सरदार के निकाह में आ चुकी थी और अब यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं था। ये बात याद आते ही उसे अल्तमश पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था और अब बगैरतों की तरह पंचायत से भाग कर कहीं छुप गया था। तुम भी तो बेगैरत ही हो जब अपनी इज्जत को दाव पर लगा कर यहाँ आई थी। निकाह के बाद आलम शाह रेहाम से बात करने आया था। वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने आया था, मगर नहीं, रेहाम के तेवरों को देख उसने अपना इरादा तर्क कर दिया था। ये लड़की रहम के काबिल ही नहीं थी, ऐसा उसने दिल में सोचते उसी की जुबान में उसे जवाब दिया। तो रेहाम उसकी यूं बगैरत कहने पर दिल में जाकर रह गई और एक बगैरत से निकाह करने वाला भी तो बगैरत ही हुआ। इससे पहले कि रेहाम गुस्से से चीखी, अम्मा भी और नूरी के सामने आलम शाह से मज़ीद बदतमीज़ी करती। वो तैश के आलम में आगे बढ़ा। उसका जबड़ा तो हो चुका था। खबरदार अपनी इस गंदी जुबान से कोई लफ्ज़ निकाला, तुम्हारी जुबान गद्दी से खींच लूँगा। आलम शाह की गिरफ्त को अपने जबड़े पर महसूस करते रेहाम की आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे, मगर जुबान जहर उगलने से बाज नहीं आ रही थी। बोलूँगी, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो तुम्हें बोलूँगी। क्या करोगे मुझे रोकने के लिए? हाथ उठाओगे मुझको? वो भी कहाँ बाज आने वाले थी। आलम शाह की सख्त गिरफ्त के बावजूद बेदबे लहजे में शेरनी बने गुड़ाई थी। औरत पर हाथ ना मर्द उठाते हैं। तुम्हें काबू करने के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास। अगले ही पल वो फैसला कर चुका था कि उसे इस लड़की को काबू कैसे करना था। इसलिए झटके से उसका जबड़ा छोड़ते वो उसकी कलाई को अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था और अब बिना उसकी एक भी सुने वो उसे घसीटता हुआ नेक्सी से बाहर की जानिब ले आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। रेहाम उसके पीछे खींची चली जाती मुसलसल चिल्ला रही थी, लेकिन आलम शाह ने उसकी एक भी आवाज़ पर कान नहीं धरे थे। वो उसे खींचता हुआ जैसे ही मर्दान खाने के करीब पहुंचा तो वो वापस मुड़कर उसकी हालत पर गौर किया था। उसके बदन पर उसकी गड़ी अजरक मौजूद थी, लेकिन बेतरतीबी से सर के बाल बिखर कर कंधों पर झूल रहे थे। आलम शाह ने बड़े ज़ब्त से अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू किया और फिर अपने एक हाथ से उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते दूसरे हाथ से अपनी अजरक को उसके वजूद पर अच्छे से डाले ताकि उसका एक भी भाग मर्दान खाने के करीब से गुजरते किसी गैर मर्द की नज़रों में न आए। हाँ, जो भी था वो आलम शाह की बीवी थी, उसकी इज्जत, और आलम शाह अपनी इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। छोड़ो मुझे जाहिल इंसान। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ। इससे पहले कि वो बदतमीज़ी के इंतहा करते, अपने वजूद से इस चादर को दूर उछालते, उसे खुद से दूर झटकती, आलम शाह ने उसकी तेज़ ज़ुबान पर ज़ब्त से अपनी मुठियाँ भींचते अपने हाथ में मौजूद उसकी कलाई को झटका देते उसे अपने करीब किया था। मलकियत तो तुम मेरी, अभी कुछ देर पहले निकाह किया है तुमसे, और रही बात कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो इसका जवाब भी सुन लो। मैं तुम्हें कमरे में लेकर जा रहा हूँ ताकि हक का महर अदा किए अपना हक वसूल करूँ। अब इतनी बच्ची तो तुम हो नहीं जो तुम्हें मियाँ बीवी के हकूक़ का ना पता हो।
वो रेहाम की आंखों में आंखें गाड़े जुमैनी अंदाज में अपनी बात कहे उसके 14 तबक रोशन कर गया था। हाँ, ये तो वो भूल ही चुकी थी कि सामने खड़ा ये जल्लाद सिर्फ जाबिर और जालिम शख्स नहीं बल्कि उसका शौहर भी बन चुका था। और शौहर होने के नाते वो उस पर पूरा हक रखता था। देखो, तुम शौहर हो, तुम्हारा तुम नहीं आप कहो, और अंदर चलो, बाकी की बातें मैं तुम्हें कमरे में चलकर समझाऊंगा। वो सफाकी से कहे उसे एक बार फिर से अपने साथ खींचने लगा तो रेहाम की रही सही जान भी हवा हुई थी। शौहर नहीं हो तुम मेरे, जालिम हो, एक सफाक मर्द हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रेहाम मुसलसल दुहाइयाँ देते उसके साथ खींचे चली जा रही थी। आलम शाह वो उसकी इस कदर बुलंद आवाज़ और उसके उसे बुरा भला कहने पर बड़ी मुश्किल खुद को काबू किए हुए था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाती हो। आलम शाह भी अपने नाम का एक था। जिद करने पर आता तो ऐसा ही करता था जैसे अब इस लड़की को अपने साथ बांध कर रखना उसकी जिद बन चुकी थी। वो उसे घसीटता हुआ हवेली में ले जाने की बजाय मेहमान खाने की तरफ बढ़ा था और फिर उसे एक कमरे में लाकर इस कदर जोर से पेट पर पटका कि रेहाम को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। इससे पहले वो खुद को संभाले बेड से उठती, दरवाजे की जानिब बढ़ती, आलम शाह तेजी से दरवाज़ा लॉक कर चुका था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया है तुमने? खोलो इसे, मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। बहुत को नॉर्मल रखने की वजह दरजा कोशिश कर रही थी। वो आलम शाह को ये नहीं जताना चाहती थी वो उसके साथ यूँ अकेले कमरे में बंद होकर बेहद डर और घबरा रही थी। हाँ, कुछ देर पहले उन दोनों का निकाह हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इस अजनबी शख्स को अपनी इज्जत सौंपने का कोई इरादा नहीं रखती थी जिसे वो जानती तक ना। और सबसे बढ़कर वो आलम शाह को भी अल्तमश की तरह ही समझती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अल्तमश ने उसे निकाह का झांसा देकर उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा और आलम शाह ने उससे निकाह करके उसे ज़ेर करना चाहा था। तुम्हारी सिर्फ ज़ुबान ही तेज़ है, दिमाग नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग भी काम करे तो तुम मुझसे ये बेवकूफ़ों वाले सवाल ना करो। अभी कुछ देर पहले हम दोनों का निकाह हुआ है और निकाह के बाद मियाँ बीवी एक कमरे में दरवाज़ा लॉक करके क्या करते हैं तुम अच्छे से जानती होगी। वो अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते जानबूझकर ज़ुमैनी अंदाज में कहते उसके करीब जा पहुंचा था। इससे पहले वो उसे करीब आता देख बेड से नीचे उतरती, वो उसके दाएं बाएं जानिब हाथ रखते थोड़ा सा उसके वजूद पर झुका और वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े सफाकी से अपना एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा था ताकि इस लड़की को समझने में आसानी हो। तुम इस कमरे में रहोगे और अब अपनी ये तेज़ ज़ुबान चलाने या इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पाँव बांध दूंगा। कैसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें कमरे में लाए तुम्हारे साथ वो सब करूँगा? नहीं, तुम जैसी आवारा लड़की को आलम शाह हाथ लगाना भी पसंद ना करे। हाँ, तुम्हें बीवी का दर्जा ज़रूर दिया है, लेकिन कभी तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। तुम मेरी हवेली में एक बेजान चीज़ की तरह पड़ी रहोगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से फरार नहीं होने दूँगा। ये सोचते ही कुछ देर पहले वो अल्तमश भी रेहाम के इस कदर करीब था आलम शाह के बदन में शरारे फूटने लगे थे, इसलिए अगले ही पल वो उसे उसकी औकात याद दिला गया था कि वो ऐसी औरत को छोड़ना भी ना पसंद करे जिसे उससे पहले किसी और मर्द ने छुआ हो।
नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो अपनी बेइज्जती पर एक बार फिर से चीखी थी। सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती पाई गई तो भी कुछ देर पहले बोली गई अपनी बात मैं पूरी कर दूँगा। तुमसे बेदर्दी से अपना हक लूँगा। आलम शाह ने उसके खूबसूरत नैनो नकोर से नज़रें चुराते फासला बनाया था। हाँ, वो इस लड़की की खूबसूरती में खोए उसके किरदार को नहीं भूलना चाहता था। वो भूल ही नहीं सकता था वो किस हालत में उस अल्तमश के साथ मौजूद थी। उस जिद में आया उससे निकाह तो कर चुका था, लेकिन अब उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था वो उसके साथ रिश्ते को निभा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आलम शाह को औरत में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी और वो थी उसकी हया, और उसकी बीवी का शर्मो हया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऐसा आलम शाह अच्छे से जान चुका था। खैर, अब उसे अपने कमरे में ले जाने से तो रहा, इसलिए आलम शाह ने उसे यहीं मेहमान खाने में छोड़ दिया। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। उसके कमरे से जाते ही रेहाम ने जहाँ तशक्कुर बड़ा सांस लिया कि इस सरप्रेज शख्स ने उसे हाथ नहीं लगाया था, यूँ बकौल उससे अपना हक नहीं लिया था, वहीं उसके यूँ दरवाज़ा लॉक करके उसे यहाँ कैद करने पर वो तिल मिला कर रह गई थी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बल्कि मान ना मान मैं तेरा शोहर। मैं तुम्हें कभी शोहर नहीं मानूंगी, और रही बात मुझे यहाँ कैद करके रखने की, तो ऐसा तुम्हारा वहम है, मैं बहुत ही जल्द यहाँ से भाग जाऊँगी। रेहाम ने बंद दरवाजे को देखते दिल ही दिल में हद किया और फिर कमरे में यहाँ से वहाँ नजरें घुमाते कमरे का भरपूर जायज़ा लेने लग गई थी। ये कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा। जहाज़ी साइज़ बेड के दोनों जानिब साइड टेबल और सामने ड्रेसिंग टेबल मौजूद था। बेड के दूसरी जानिब एक बड़ी सी ग्लास वाल मौजूद थी। रेहाम ने अपनी बरसती आंखों को साफ करते एक गहरा सांस भरते बेड क्रोन से टेक लगा ली थी। दिल में बार बार अब ख्याल अपने भाई और भाभी का आ रहा था कि वो दोनों न जाने उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो दोनों तो यही समझ रहे होंगे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, जबकि उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं था। हाँ, उससे मिलने ज़रूर आई थी, लेकिन सिर्फ उसे जानने और पहचानने के लिए, और यूँ वो अल्तमश से धोखा खाए आलम शाह के निकाह में आ चुकी थी, और अब आलम शाह के चंगुल से निकलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन ही था। खैर, वो इतनी कमज़ोर भी ना थी कि यूँ जुल्म सहते एक कोने में लग कर बैठ जाए। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, अब ऐसा क्या किया जाए कि आलम शाह उसे खुद ही यहाँ से जाने का कह दे। क्या हुआ? कहाँ खोया है? क्या फिर निशा से लड़ाई हो गई? सारिम खान जैसे ही ज़ावियान खान के कैबिन का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो उसे यूँ अपनी कुर्सी से टेक लगाई किसी सोच में गुम पाकर वो धीमे से लहजे में बोला। तो ज़ावियान खान ने गहरा सांस भरे सारिम खान की जानिब देखा था और फिर लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए अपने बालों में हाथ फेरते हुए उससे बैठने को कहा। तो सारिम खान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़ावियान, क्या कोई सीरियस लड़ाई हो गई है? तुम कहो तो मैं निशा से बात करूँ। हाँ, निशा और ज़ावियान खान की नोकझोंक और उनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों से खान पैलेस का हड़फड़ाती वाकिफ था, और वो सब उसे उन दोनों की वक्ती नोकझोंक समझते थे। लेकिन नहीं, निशा की जानिब से ऐसा कुछ नहीं था। वो वाकई में ज़ावियान की बचकाना हरकतों से तंग थी। वो अपने शोहर के रूप में इसे मैच्योर शख्स को हमेशा ही इमेजिन करती आई थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सारिम खान था। और सारिम खान और ज़ावियान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सारिम खान जिस कदर संजीदा रिश्तों को समझने वाला था, ज़ावियान खान उतना ही शरारती और गैर संजीदा था। नहीं, कुछ नहीं सारिम भाई, सब ठीक है। और रही बात निशा की, तो उसको तो आप जानते ही हैं, छोटी छोटी बात पर मुंह फैला लेती है और हर बार मुझे ही मनाना पड़ता है।
खैर कल रात मैंने उसे मना लिया है और अब ये मत पूछिएगा मैंने कैसे मनाया, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल है। सारिम खान को यूं बेहद संजीदगी से हद की जानिब देखना पाकर जावियान खान ने बात का आगाज़ करते उसे तसल्ली दी कि उन दोनों के दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और फिर आखिर में शरारती अंदाज में उसे विंग किए कहा तो सारिम ने सर झटका था। नहीं, मैं तेरी तरह इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम दोनों के पर्सनल मोमेंट्स के बारे में पूछो। खुद को रिलैक्स करो और निशा को कुछ वक्त दो, मुझे यकीन है वो बहुत जल्द रुखसती के लिए हाँ कर देगी। सारिम खान ने उसे समझाया था, वो तो रुखसती के लिए हाँ कर देगी भाई, लेकिन आप भी मुझ पर रहम करें यार। अपनी पसंद की लड़की मोम डैड को बता दें, क्योंकि मेरी और निशा की रुखसती से पहले सब आपकी शादी करना चाह रहे हैं यार। और आपकी शादी कब होगी? और तब होगी जब आप उन्हें लड़की बताएंगे। अब की बार जावियान खान के सवाल पर सारिम खान की नज़रों के सामने उस मासूम सी परी का चेहरा आया और लबों पर मुस्कुराहट खुद बहुत ही आ गई थी। भाई यार आप मुस्कुराते भी हैं। जावियान खान ने उस खूबसूरत मुस्कुराहट के सदके वाड़ी जाते हैं दिल ही दिल में माशाल्लाह कहते उसे शरारती अंदाज में छेड़ा तो सारिम खान ने सर झटका था। मुझे जब शादी करनी होगी ना मैं कर लूँगा। और रही बात तुम्हारी और निशा की दोस्ती की, तो अगले 1 महीने में करवा दूँगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो। हाँ, उसकी मासूम सी पड़ी कि 18 साल के होने में अभी 1 साल रहता था और जावियान खान जिस कदर इस रुखसती के लिए तरसा हुआ था वो उसे मज़ीद 1 साल का इंतज़ार नहीं करवा सकता था। इसलिए उसे तसल्ली दी कि वो अगले 1 महीने तक निशा की रुखसती उसके साथ करवा देगा, ताकि वो हंसी खुशी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करे। और जब उसे नूरान से शादी करनी होगी वो कर लेगा। अपने भाई की बात को सुनते जावियान तो जैसे खुशी से उछल पड़ा था। क्या सच में भाई आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मीटिंग की तैयारी करो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन रेडी है ना? कुछ देर में क्लाइंट्स आते होंगे। जावियान खान के खुशी से दमकते चेहरे को देखकर सारिम खान ने संजीदगी से कहा था। हाँ वो अच्छे से जानता था उसे कब कैसे और क्या करना था, इसलिए जावियान को सब कुछ उस पर छोड़ने का कहते वो उसे कुछ देर में होने वाली मीटिंग के बारे में याद करवाने लगा। तो जावियान खान ने संजीदगी से हाँ में सर हिलाया था, जबकि दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। 1 महीने के बाद निशा हमेशा हमेशा के लिए उसकी बाहों में मौजूद होगी। उससे ढेर सारा प्यार करते उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दे। और ऐसा हकीकत में होना था या फिर नहीं, ये तो वक्त नहीं तय करना था। उसे इस कमरे में बंद हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। रेहाम अपनी किस्मत पर मातम करते न जाने कब सो चुकी थी, जबकि दूसरे जानिब आलम शाह वो मेहमान खाने से हवेली जाने के बजाय डेरे पर पहुंच चुका था। जानता था सब खड़वाले उससे तरह तरह के सवाल करेंगे और अभी वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो नहीं जानता था वो ये निकाह क्यों कर चुका था, इसलिए कुछ पल वो खुद के साथ बिताए इस बात को समझना चाह रहा था, जो कि उसकी समझ से बाला पर थी। वो इस लड़की को देखते न जाने क्यों ये फैसला कर चुका था वो उसे किसी और के निकाह में हरगिज़ नहीं देने वाला था। जो अपनी बेखुदी में बूढ़े हाम को अपने नाम तो कर चुका था, लेकिन दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले 2 से 3 घंटे में वो डेरे पर बैठा कितनी ही डिब्बियाँ सिगरेट की जला चुका था। वो जहरीला धुआं मुसलसल खुद में उतारे खुद को पुरस्कून करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत तो ये थी आज सिगरेट ने भी उसकी बेचैनी को कम नहीं किया था। तुम्हारी इन मक्कार फरेबी आंखों में न जाने क्या था जो मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गई। आलम शाह ने अपने हाथ में जलते सिगरेट को एश ट्रे में बेदर्दी से मसलते जबकि सोच की सुइयों में मुसलसल हाँ पढ़ ही थी। शाह साईं ये बैग मिला है, मेरा मतलब ये वो लड़की। फजलदीन के हाथ में एक लेडीज़ बैग मौजूद था जिसे थाम वो अपने शाह साईं के करीब आया था। हाँ ये लेडीज़ बैग किसी और का नहीं बल्कि रेहाम का था, जो कि अल्तमश से हाथापाई के दौरान वहीं गिर चुका था। और फजलदीन उसे लाए आलम शाह के सामने करने लगा तो आलम शाह, जो कि अपना चेहरा
दोनों हाथों में गिराए अफसरदा सा बैठा था। फजलदीन की आवाज़ पर अपनी सुर्ख आंखों को उठाए उसकी जानिब देखा तो फजलदीन अब इस लड़की को मुखातिब करने से गड़बड़ाया था। जो भी था वो लड़की अब उसके शाहसई की बीवी बन चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रही थी वो उसे क्या कहकर पुकारे। इसलिए खामोश रहते वो हैंडबैग आलम शाह की जानिब किया तो आलम शाह ने गहरा सांस भरा था। इसे यहीं रख दो फजलदीन और मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त मत देना, आलम शाह ने फजलदीन को हुक्मिया लहजे में कहा। वो अपने दिल की बेचैनी और अपने गुस्से को किसी पर भी वाज़ेह नहीं करना चाहता था, इसलिए मुकम्मल तन्हाई में ये कुछ वक्त गुजारना चाह रहा था। जी शाहसई, फजलदीन उस हैंड बैग को वहीं आलम शाह के करीब चरपाई पर रखते अगले ही पल वहाँ से जा चुका था। जाते हुए वो दरवाज़ा बंद करना नहीं बोला था। आलम शाह ने उस हैंड बैग को खूनख्वार नज़रों से देखते सर झटका। फिर बेसाख्ता ही दिल में ख्याल आया उसे इस हैंड बैग को खोल कर देखना चाहिए था। ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। उसने 1 से 2 दफ़ा अपने हाथों को हरकत देते इस बैग को उठाना चाहा, लेकिन फिर हवा में ही रोक लिया था। न जाने क्यों, लेकिन वो आखिरकार को इस हरकत से रोक गया था, क्योंकि ये किसी का बैग चेक करना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर जब उस मक्कार लड़की की मक्कारियाँ याद आईं तो अगले पल गुस्से से इस हैंड बैग को थाम कर खोला था। बैग में चंद पैसों के अलावा एक मोबाइल मौजूद था, जिसकी हालत इतनी अच्छी तो ना थी, लेकिन जैसे ही आलम शाह ने उसकी स्क्रीन ऑन की तो वॉलपेपर पर एक जोड़ी की तस्वीर थी। वो कोई और नहीं, रेहाम के मामा और बाबा थे। इस औरत की शक्ल रेहाम से मिलती थी। आलम शाह ने ये देखते सर झटका। फिर जैसे ही पासवर्ड का ऑप्शन आया तो वह सोच में पड़ गया कि रेहाम ने आखिर क्या पासवर्ड लगाया होगा। हाँ, वो इस लड़की का मोबाइल चेक करने का इरादा रखता था, लेकिन उसे पासवर्ड मालूम नहीं था। आज होने वाला सारा वाक़या एक बार फिर से आलम शाह की नज़रों के सामने लहराया तो वही गहरा सांस भरे फिर से सिगरेट को सुलगाकर अपने लबों में दबा चुका था। दूसरी जानिब हवेली में सब आलम शाह के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अरहान शाह और शाहज़ा शाह समेत हरम ने भी उसे कितनी बार कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। वो इस वक्त वाकई में अकेला रहना चाहता था, इसलिए डेरे पर पहुंचते ही अपना नंबर बंद कर चुका था। जानता था कि सब हवेली वाली उसके जज्बाती फ़ैसले पर उससे सफाई मांगेंगे और वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं जानता था। शाम का साया हर सो लहराने लगा और फिर देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। रात गहरी हो रही थी और मौसम वो भी आज काफ़ी ख़राब था। वो मासूम सी जान कमरे के दरवाजे और खिड़की को अंदर की जानिब से लॉक करते अपने कंफर्टर में घुसी टेडी बियर को हक करके सुकून से आंखें मूंद चुकी थी। हाँ, कल रात की उसके इस वहम के बाद कि वो शख्स कल रात उसके कमरे में नहीं आया था, वो काफ़ी पुरसुकून थी। वो अपना पूरा का पूरा नाजुक सा बोझ जिस टेडी बियर पर डाले उसे अपने नाजुक से वजूद से लिपटाए सो रही थी। ब्लैक आर्टमैन जैसे ही अपने मखसूस औजार से खिड़की को खोलते दबे कदम अंदर दाखिल हुआ तो नाइट बल्ब की रोशनी बेड का मंजर देख उसके कदम एक पल को वहीं रुक गए थे। आंखों में वहशत उतर आई थी। वो इस लड़की के लिए इस कदर जुनूनी था कि उसका किसी टेडी बियर को हक करना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। लगता है तुम्हारी ये नाजुक सी जान मुझे निकालनी पड़ेगी स्वीटी, वो गुस्से में ज़हरीला बड़बड़ाया और फिर अपने मजबूत कदम उठाए जाकर अपनी मखसूस नशिस्त पर बड़ा जुमान हो गया था। बैठने से पहले वो उसके दाईं जानिब के साइड लैंप को बंद करना नहीं भूला था। अब कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब रोशन था और इस हल्की रोशनी में वो इस नाजुक से वजूद को अच्छे से देख रहा था, जबकि वो कमरे में मौजूद जिस सोफे पर बड़ा जुमान था वो पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था कि नारान उसे देख ना सके। नीम अंधेरे में वो उसकी छोटी छोटी सांसें भरते वजूद को गहरी नज़रों से देखने लगा। हाँ, कंफर्टर उसके कंधों तक मौजूद था, लेकिन फिर भी गहरी गहरी सांसें भरते उसकी नशेब व फराज, उसकी सुराहीदार गर्दन और फिर वो नीम वाला जिनसे वो हौले हौले सांसें ले रही थी, ये सब उस पत्थर दिल शख्स की दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी थी। इस डैडी को यूँ हक किए तुम मेरा हक मार रही हो रूहेमान, तुम्हारे इतने करीब होने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो गहरी बेबाक सरगोशी में बोलता नूरान शाह को मज़ीद कपकपाने पर मजबूर कर गया था।
हाँ, वो कमरे में उसके भारी कदमों की आहट पड़ी जाग चुकी थी और उसकी मौजूदगी को महसूस करते उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वो टेडी के गिर्द अपना हसार मज़ीद मजबूत करती अपनी आंखों को ज़ोर से मीच गई थी। वो कमरे में मौजूद इस शख्स को ये जताना नहीं चाहती थी कि वो उसकी आहट पर उठ चुकी थी, जबकि दूसरी जानी ब्लैक हार्ट मैन जो उसकी रग रग से वाकिफ़ था, इस मासूम जान की इस मासूमियत पर दिलो जान से फिदा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके करीब उसके बदन से चिपका वो टेडी बियर उसे आग की लपेट में ले चुका था। वो इस मंजर को देख सड़ता पैर सुलग रहा था। इसे खुद से दूर करो जाने मन, वरना अगर मैं करने पर आया तो तुम्हें मेरा अंदाज पसंद नहीं आएगा। उसकी भारी रोबदार आवाज़ कमरे की खामोश दरो दीवार से टकराकर नूरान के कानों में गूंजी तो वो कपकपा कर रह गई थी। मैं तो सो रही हूँ। उसके लबों ने मासूमाना मगर धीमी से सरगोशी की, यूं जैसे ये अल्फाज कहे वो उसकी नज़रों से बच जाना चाहती हो, मगर नहीं। ऐसा किए वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी, क्योंकि वो इस बात से बेखबर थी कि वो सामने बैठा पत्थर दिल शख्स उसकी मासूमियत पर ही तो मरता था, और ये मासूमाना बात करते जाने अनजाने में वो उसके जुनून को हवा दे चुकी थी। मैं भी सोना चाहता हूँ मंजूर नज़र, लेकिन तुम्हारी बाहों में आज उस खूबसूरत मौसम का असर था, या फिर नूरान की मासूमियत कि वो आज बहक रहा था। वो उसके करीब होना चाहता था, बिल्कुल उस टेडी की तरह उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरना चाहता था। वो उसे अपने बेहद करीब महसूस करना चाहता था। उस बूढ़ी सराय शख्स का ये कहना कि वो उसकी बाहों में सोना चाहता है। नूरान कान की लू तक सुर्ख हुई थी, गाल बेसाख्ता ही दहकते तपने लगे थे। उसके चेहरे पर आए हया के रंगों पर तजाद उसके खूबसूरत नैनो नकोश को देख कोई शख्स अपने दिल पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस भरने लग गया था। दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखने वाला यह शख्स इस मासूम सी लड़की के कदमों में बैठ चुका था और उसे अपने दिल की मलका बनाए उसका गुलाम बन चुका था। उफ, तुम्हारी ये अदाएं हयाती किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। वो आज वाकई में किसी और मूड में था। हाँ, वो अपनी मासूम से जान को देख बहक चुका था, इसलिए तो आज खामोशी से उसे तकने के बजाय वो उससे अपने दिल की बातें कर रहा था। वो उसे रूह मन, मंजूर नज़र, जाने तमन्ना और हयाती जैसे मनपसंद नामों से पुकारे उस पर अपने जज्बात वाजिया कर रहा था। और नूरान, उसका नन्हा सा दिल बेतहाशा धड़कता उसे कानों में सुनाई दे रहा था। अगले ही पल नूरान शाह को अपने बेड के करीब भारी कदमों की आहट महसूस हुई, और फिर किसी ने एक ज़ोरदार झटके से इस टेडी बियर को खींचकर उससे दूर किया था। यूं इस अचानक इफ्तार पर कमरे में नूरान शाह की हल्की सी चीख गूंजी थी, लेकिन इस साए के डर और खौफ से वो फ़ौरन ही अपने दोनों हाथ लबों पर जमाए अपनी चीख का गला घोंटते नीम दराज हुए। अपने सामने खड़े इस लंबे चौड़े साए को देखने लगी, जिसका चेहरा उसे साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की वहशत उसे कपकपाने पर मजबूर कर गई थी। मेरी बात को एक दफ़ा सुन लिया करो जाने मन, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वो उस टेडी को किसी अछूत की मानिंद नूरान शाह से दूर करते सोफे की जानिब उछाल चुका था, और नूरान शाह वो उसकी आंखें पानियों से लबालब भर चुकी थी। रोना नहीं रूहे मन, चलो शाबाश लेट जाओ। उससे यूं खुद से बेतहाशा डरता दे अब की बार ब्लैक हार्ट मैंने अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाई थी। हाँ, वो जानता था उसकी ये नाजुक जान बहुत नाजुक दिल की है। वो उसकी वहशत, उसके जुनून की एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो उसे खुद से डराए खुद से दूर भी नहीं करना चाहता था। इसने अपने लहजे में एकदम ही नरमी ले आया तो नूरान अब की बार उसके हुक्म पर फ़ौरन ही तकिए पर सड़ गिरा अपने कम्फर्टर को चेहरे तक ताने वाकई में लेट चुकी थी।
कंफर्टर के हाले में उसका नाजुक सा वजूद मुसलसल कपकपा रहा था, जिसे देख ब्लैक हार्ट मैन ने लबों पर पुरस्कार से मुस्कुराहट सजाए फ़ौरन ही उससे फासला बनाया था और एक बार फिर से अपनी मखसूस नशिस्त पर बड़ा जुमान हो गया था। मैं दूर हो गया हूँ हयाती, जल्दी से आंखें मत करो और सो जाए, क्योंकि जब तक तुम नहीं सोओगी मैं इस कमरे से नहीं जाऊँगा। वो बिना पलकें झपकाए इस वजूद को देखते धीमे मगर पुरस्कार लहजे में बोला था, यूँ जैसे इनकार का कोई रास्ता ही ना हो। और नौरान, वो अपनी आंखों से बहती नमी को ना रोक पाती झट से अपनी आंखें मींच गई थी। कितने ही आंसू उसकी सुर्ख और सफ़ेद गालों पर बह निकले थे, लेकिन वो इस शख्स की बात ना मानते। मज़ीद कोई मुसीबत नहीं चाहती थी, इसलिए झट से अपनी आंखें मत करते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। मैंने मना किया था याती कि रोना नहीं, अपने आंसू साफ कर लूँ, वरना ये नेक काम मैं खुद करूँगा। उस शख्स की नज़र चील से भी ज़्यादा तेज़ थी। वो सर तक कंफर्टर ताने थे तो फिर वो कैसे जान चुका था कि वो रो रही थी। नूरान ने सोचते तेज़ अपने हाथों की पुश से अपनी गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया और एक बार फिर से अपनी आंखें ज़ोर से मींचते सोने की कोशिश करने लगी थी। और फिर देखते ही देखते डर और खौफ के साए में वो वाकई में गनूदगी में जा चुकी थी। उस शख्स की हुक्म अदूली करने का वो सोच भी नहीं सकती थी, जबकि पुरस्कार साया कितनी ही देर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों की प्यास ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस मासूम सी जान से दूर हो जाए। रात मज़ीद गहरी हुई तो वही गहरा सांस बड़े अगले लम्हे अपने नशिस्त से उठ खड़ा हुआ था। अभी मैं चलता हूँ रूहे मन, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊँगा। वो सरगोशियाना अंदाज में कहे अगले ही लम्हे पलक झपकने के दौरानिए के दरमियान उस कमरे से जा चुका था। सारिम खान अभी कुछ देर पहले अपनी मीटिंग से फ्री हुए अपने कैबिन में आया था। मज़ीद एक दो फाइल रीड करने के बाद वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाए ऑफिस से निकलता चला गया था। उसे जावियान खान से पहले खान पैलेस पहुंचते अपने मोम डैड से कुछ बात करनी थी। वो जैसे ही अपने पोर्शन में दाखिल हुआ तो परीक्षा और शहीर खान लाउंज में ही बैठे थे। सारिम खान को अंदर आता देख मुलाजिम ने आगे बढ़े उसके हाथ से लैपटॉप वाला बैग थामा था और सारिम खान वो संजीदगी से लाउंज की जानी बढ़ गया जहां उसके मोम डैड पहले से मौजूद थे। अपने करीब से सारिम खान की आवाज़ को सुन परीक्षा और शहीर खान उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। आ गया मेरा बेटा। परीक्षा अपने हाथ में मौजूद चाय का कप टेबल पर रखते उठकर सारिम खान के गले से लगी थी। हाँ, वो डेली अपने बेटे का इस्तकबाल यूं ही उसे अपने सीने से लगाई करती थी। सारिम खान के लिए उसकी मोहब्बत ही कुछ और थी। ऐसा नहीं था कि उसे जावियान से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन सारिम खान बकौल उसकी पहली औलाद था, इसलिए वो उसे बेहद अजीज़ था और वो था भी इतना फरमा बरदार कि परीक्षा अपने बड़े बेटे की दीवानी थी। परीक्षा की सारिम खान के लिए मोहब्बत को देख शहीर खान एक गहरा सांस भरकर रह गया था। हम बरसों पहले वाला मंजर जब उसकी आंखों के सामने लहराता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अगर उस दिन वो कारिब के सामने हाथ फैलाए उससे सारिम खान को ना मांगता तो आज शायद परीक्षा उसकी ज़िंदगी में ना होती। हम अपनी पहली औलाद के लिए बेहद एक्साइटेड थे और उस खुशी को बरकरार रखने के लिए शहीर खान ने बरसों पहले कारिब के सामने अपने हाथ फैलाए उससे उसके दोनों जुड़वा बच्चों में से सारिम खान को मांगा था। हाँ, खुदा ने उसके बाद उन्हें जावियान खान से नवाज तो दिया था, लेकिन सारिम खान की उनकी ज़िंदगी में अपनी ही अहमियत थी। कैसी हैं आप मोम? अपनी मोम के बालों पर लब रखते सारिम खान ने लबों पर धीमे से मुस्कुराहट सजाए पूछा तो परीक्षा ने हाँ में सर हिलाया था। जावी नहीं आया तुम्हारे साथ? परीक्षा ने सारिम खान के पीछे नज़रें दौड़ाई कहा तो जावियान खान के बारे में पूछा तो सारिम खान अपनी मोम को हसाड़ में लिए सोफे पर जाकर बैठा था। शहीर खान दोनों माँ बेटे के प्यार को देख दिल ही दिल में जल भुन रहा था। खैर लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसने सारिम खान को देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया था। नहीं मोम, वो कुछ देर तक आ जाएगा। जावियान के बारे में बताते सारिम खान अब अपनी मोम को देख रहा था जिनकी आंखें उसे देखते ही खुशी से चमक रही थी। मैं तुम्हारे लिए डिनर लगवाऊं?
नहीं मोम, आपको सुबह बताया था ना कि आज क्लाइंट के साथ लेट नाइट मीटिंग थी, तो डिनर भी उनके साथ ही किया है। आप यहीं बैठे, मुझे आपसे एक बात करनी है। इससे पहले कि परीक्षा सारिम खान के करीब से उठती उसके लिए डिनर लगवाती, सारिम अपनी मोम का हाथ थामे अपने करीब बैठने का कहा तो परीक्षा संजीदगी से उसकी जानी मुतवज्जे हुई थी। वो मुझे एक लड़की पसंद है मोम, अब आप ये मत पूछिएगा कि कौन है, क्योंकि सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। सारिम खान की बात को सुन जहाँ परीक्षा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी कि शुक्र था उसके बेटे ने अपनी पसंद का इजहार अपनी मोम से किया था, वहीं उसकी अगली बात को सुन वो मुंह बनाकर रह गई थी। वो उससे अपनी होने वाली बहू के बारे में कोई सवाल ही नहीं कर सकती थी। वो मोम, मैं चाहता हूँ कि आप पहले जावी और निशा की शादी कर दें, फिर उसके बाद अपनी बड़ी बहू को घर ले आइएगा। सारिम खान ने अपने कहे के मुताबिक परीक्षा और शहीर खान से अपने दिल की बात कही थी, जिस पर परीक्षा तो बेतहाशा खुश थी। वहीं शहीर खान वो अब सारिम खान को देखने लगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता था। वो निशा के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। मोम, डैड, अब निशा को समझाएं, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करें। और जावी को तो आप जानते हैं ना, वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है, वो उससे बहुत खुश रखेगा। अपने डैड को युहुद की तरफ देखता पाकर अब की बार सारिम खान अपने डैड की जाने मुतवज्जे हुए। वह अपने मोम और डैड दोनों को ही जावियान और निशा के रुखसती जल्द करने के बारे में समझा रहा था। उसकी पूरी बात को सुनते शहीर खान और परीक्षा ने यही फैसला किया कि वो कल सुबह ही कारिब और हेज़ल से इस बारे में बात करेंगे, बल्कि पर्सनली निशा को भी समझाएंगे। मज़ीद कुछ देर अपने मोम डैड के पास बैठने के बाद सारिम खान अपने कमरे में आया था। अब उसका रुख वॉशरूम की जानिब था ताकि फ़्रेश होकर वो अपने मताए जान की तस्वीरों वाले कमरे में जाए, अपने दिन भर की थकन को उतार सके। जावियान खान आज बेतहाशा खुश था। एक तो सारिम खान ने उसकी और निशा की रुखसती की जिम्मेदारी ले ली थी कि वो 1 महीने तक इस काम को निपटा देगा। वो निशा समेत सबको मना लेगा कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो दूसरी जानिब उसकी मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। क्लाइंट उसकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और ये डील भी उन्हें मिल चुकी थी, इसलिए आज उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। यूँ तो वो पहले भी हंसमुख और शरारती तबीयत का मालिक था, लेकिन आज वो खुश भी बेतहाशा था और चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अपने कमरे में आए फ्रेश हुए, वो सिटी की धुन बजाता अब अपनी जाने मन निशा के कमरे की जानिब चल दिया था। वो जब भी खुश होता तो यूं ही निशा के पास पहुंच जाता था। उसने अपने ट्राउज़र की पॉकेट से निशा के कमरे की चाबी निकाली, लेकिन अगले ही पल उसे शदीद हैरत का झटका लगा था कि निशा का दरवाज़ा बंद नहीं था। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो अंदर की जानिब खुलता चला गया था। दिल के कोने में कहीं ये उम्मीद जागी कि निशा भी अब उसकी मोहब्बत को समझने लगी है, इसलिए तो उसे अपने कमरे से आने से रोकने के लिए उसने आज दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, वरना मजबूरन उसे चाबी से अनलॉक करके अंदर एंटर होना पड़ता। खैर अब उसकी खुशी 4 गुना बढ़ चुकी थी, इसलिए वो सिटी की धुन बजाता बड़े होशियार मूड के साथ दंदनाता हुआ निशा कमरे में दाखिल हुआ। और फिर वो दरवाज़ा ला करते जैसे ही कमरे में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो निशा कमरे में मौजूद ही नहीं थी। खाली कमरा उसका मुँह चढ़ा रहा था। ये देखते ही जावियान के लबों की मुस्कुराहट जैसे सिमट गई थी, लेकिन अगले ही पल बेड पर रखे निशा के कपड़े और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ों को सुनते जावियान के लबों पर मायनी खेजी मुस्कुराहट आई थी। अपना प्राइवेट सामान और कपड़े बेड पर रखे शावर ले रही थी। वो मायनी खेजे से मुस्कुराते आगे बढ़ा और बेड पर रखे निशा के निशेबो फराज पर फिट होते उस मामूली से पर्दे को उठाया था, जो कि ऑफ वाइट कलर का था। साथ ही बेड पर डार्क पिंक कलर का नाइट सूट रखा था। निशा को इस डार्क पिंक कलर के नाइट सूट में इमेजिन करने की बजाय जावियान ने उसे इस वाइट कलर के मामूली से पर्दों में इमेजिन करते गहरा सांस भरा था। उसकी धोतिया गोरी रंगत और नशेबो फराज पर यह ऑफ वाइट कलर किस कदर हसीन लगना था, यह तस्वुर करते ही जावियान खान का पोर पोर मचल उठा था। रात की तन्हाई और फिरक मलकियत का एहसास जावियान के जज्बात को मज़ीद हवा दे गया था। और उसी पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वाइट कलर के घुटनों तक आते बाथरूम में वो गीले बालों में छोटा सा तौलिया लपेटे लापरवाह से अंदाज में बाहर आई थी। ये जाने बिना के सामने जावियान खान खड़ा था। इस हसीन मंजर को देख जावियान खान ने बेसाख्ता ही अपने दिल पर हाथ रखे। एक मायने की ज़िया बढ़ी थी। वो इस लड़की के इश्क में पहले ही डूब चुका था और उस पर तजाद रात की तन्हाई मैं उसका ये जानलेवा रूप देख जावियान खाना चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता था। जावी, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? कमरे में जावियान की मौजूदगी पर तजाद उसके हाथ में अपनी इस प्राइवेट चीज़ को देख निशा तकरीबन चिल्लाई थी। साथ ही अपनी बाथरोब को घुटनों से नीचे तक खींचने की नाकाम सी कोशिश करने लगी।
उसे नहीं मालूम था कि रात के इस वक्त जावियान उसके कमरे में आ जाएगा, वरना वो कभी भी इस वक्त शावर लेने वाली कमकली न करती। सुबह डाइनिंग टेबल पर उनकी बातें वो सुन चुकी थी कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो रात देर से ही वापस लौटें। लेकिन जावियान खान को ये जिन की तरह अपने कमरे में हाजिर होता देख वो शर्म से सुर्ख हुए सटपटाई थी। निशा के इस हसीन रूप को देखने के बाद जावियान का उससे अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब उसने यूँ शर्म से दौड़े हुए उसे पुकारा तो जावियान खान की नज़र निशा के सुर्ख हुए चेहरे और फिर दूसरी नज़र अपने हाथ में मौजूद उस चीज़ को देख कमीनगी से मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे वापस निशा के कपड़ों पर रखा गया था। मैं तो बस साइज देख रहा था निशा, वो उसके हसीन रूप को नज़रों के आसार में कदम उसकी जानिब बढ़ाते धीमी सी आवाज़ में बोला तो निशा अपने कदम पीछे के जानिब ले जाने लगी। और इससे पहले कि वो उसे मज़ीद अपने करीब आता देख फुर्ती से वापस दोबारा वॉशरूम में बंद हो जाती, जावियान ने तेज़ी से आगे बढ़े उसके कमर में हाथ उससे मज़ीद दूर जाने से रोक दिया था। ये तुम क्या कर रहे हो जावी, छोड़ो मुझे। निशा उसकी आंखों में उसके लिए जज्बात का ठाठे मारता समंदर देख अपनी नज़रें चुराते उसके सीने पर दबाव देने लगी। मगर ऐसा किए वो उसे 1 इंच भी नहीं ला पाई थी। हाँ, वो उम्र में उससे छोटा ही सही, लेकिन वो भरपूर जमा मर्द था। और निशा चाहे उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन उसके बॉडी बिल्डर वजूद के सामने एक वो बच्ची ही मालूम होती थी। निश्चा, बस मुझ पर यह जुल्म करना बंद करो। छोड़ो, तुम्हारा कोई गैर तो नहीं, तुम मेरे सामने ऐसे आ सकती हो। बल्कि अगर तुम कुछ ना भी तो पहनो तो भी मैं बिना पल के झपकाए तुम्हें घंटों देख सकता हूँ। वो बेबाकी की तमाम हदें पार करते अपना चेहरा ज़रा सा नीचे को झुकाते अपनी नाक को निशा की गर्दन पर सहलाते गहरे गहरे सांस भरने लगा था। इस वक्त निशा को इस हसीन रूप में देख जावियान की क्या हालत हो रही थी ये सिर्फ वही जानता था। बिना तुम्हारी रूह में समाही तुम मुझ पर गुस्सा वाजिब कर देती हो निशा, वो बेबाकी से कहे उसे अपनी हालत महसूस करवाना चाहता था, लेकिन निशा वो उस बेबाक इंसान की बेबाकी को समझते अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा गई थी। शर्म करो जावी और जाओ यहाँ से। शर्म या महसूस करते निशा के लबों से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ निशा। वो निशा की शर्म हया को इग्नोर करते उसकी गर्दन पर चमकती पानी की बूंदों को अपने लबों से छनते मोहब्बत से चूर आलूद आवाज़ में बोला। तो निशा ने बेसख्ता ही थूक निकला था, क्योंकि उसके हाथ उसके बाथरोब की डोरी पर थे। इससे पहले वो उसे खोलता ज़मीन बोझ कर देता। निशा ने अपनी पूरी कुव्वत लगाई उसे खुद से दूर धकेला था। जावी जाओ यहाँ से। इसके बाकी के अल्फाज लबों में ही दब गए थे, क्योंकि जावियान उसके झटकने पर मज़ीद जुनूनी हुआ आगे बढ़े उसके लबों को कैद कर चुका था। निशा इस अचानक अवतार पर अपनी सांस तक रुके जामियान के दोनों बाजू थाम गई थी। वो कितनी ही देर अपनी जुनून खेदियाँ उसकी सांसों में उतारता रहा, और जब अपनी मर्जी हुई तो पीछे हटा। सांस फूल जाने की वजह से निशा गहरे गहरे सांस फटे उसे शिकवा की नज़रों से देखने लगी, मगर जावियान के सर पर इस वक्त जुनून सवार था। वो एक बार फिर से उसकी मुज़ाहमत को नज़रअंदाज करते उसे अपनी सख्त बाहों के सख्त गिरफ्त में लेते गर्दन पर झुक गया था। तुम्हें पता है निशा, आज से 1 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती है। सानी भाई ने कहा है वो सब संभाल लेंगे। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद तुम्हारी ये सारी मुज़ाहमतें हर रात मेरी बाहों में दम तोड़ा करेंगी, और मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे इस बदन से जुदा नहीं होगा। वो उसकी गर्दन की स्किन को अपने लबों में बड़े छोटी छोटी किसिस करते खुमार से सुर्ख होती आंखों और तेज़ होती सांसों से बोल रहा था। निशा, जो कि उसकी बाहों में कैद उसके लबों की हरकत पर बौखला रही थी, उसके साड़िम का जिक्र करने पर तजारुक्सी का कहना उसके तन बदन में आग लगा गया था। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ जावी कि मैं ये रुखसती नहीं चाहती। वो जो जज्बात में बह के उसकी पूरी गर्दन को अपने लबों के तपेज़दा लम से जाम नहीं कर रहा था। निशा की एक ही रट को सुनते ही कि उसके साथ रुखसत नहीं होना चाहती, अगले लम्हे उसकी गर्दन की नरम और मुलायम स्किन को अपने लबों में दबा चुका था, दांतों में दबा चुका था। उसके जानलेवा दांतों की चुभन पर दर्द महसूस के निशा के लबों से बेसख्ता ही कड़ा निकली थी। वो उसकी दूधिया रंगत पर अच्छा खासा निशान छोड़ते उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ बगावत की रमक थी। लेकिन क्यों? वो क्यों अडवाड़ी सुर्खसी के लिए इनकार करती थी? जावियान को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था।
निशा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें इस रुखसती से? निकाह हो चुका है हमारा, मैं तुमसे बेइंतहा इश्क करता हूँ, फिर इनकार क्यों निशा, क्यों? वो उसे कंधों से दबोचते बोला, नहीं धारा था। कुछ देर पहले आंखों में जो खुमारी की सुर्खी थी, वहाँ अब जुनून की आग थी। ऐसी आग जिसमें वो तो बरसों से जल रहा था और अब निशा को भी इस आग के लपेट में लेना चाह रहा था। निशा इस क्यों का जवाब जावेयान को नहीं देना चाहती थी। वो उसे भला किस मुंह से जवाब देती कि वो उसे नहीं, उसके बड़े भाई सालिम खान को पसंद करती थी। निशा की खामोशी जावेयान का दिल चीर रही थी। तुम किसी और से शादी कर लो जावी, मुझे तलाक। अपनी बकवास बंद करो निशा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। निशा के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनते जावेयान के बदन में शरारे फूटने लगे थे। वो बड़े ज़ब्त से खुद को निशा पर हाथ उठाने से रोकते उस पर धारा था। निशा उसकी धार से 2 कदम पीछे तो हटी, लेकिन लहजे में पुख्तगी आवाज़ आती, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटी थी। जावी, तुम मेरी बात को समझो। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो निशा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। जावियान ने बड़े ही ज़ब्त से खुद को संभालते निशा से फासला बनाया था और अब अपने चेहरे पर मुसलसल हाथ फेरते अपने अंदर उठते इश्तियाल को बाहर आने से रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर के जानवर से निशा रूबरू हो। अपने सख्त जुमलों और रवैये से निशा जावियान को हमेशा तकलीफ़ ही देती आई थी, और आज भी वो उसके चेहरे पर अपने अल्फाजों से वाज़े तकलीफ़ नमूदार होते देख सकती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। वो इस अनचाहे रिश्ते को नहीं निभा सकती थी। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू रवाना थे, मगर जावेयान खान जैसे उसकी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले ही पल वो बिना उस पर एक नज़र डाले तनफन करता वहाँ से जा चुका था। मकसद गुस्से में आए वो निशा को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। दूसरी जान निशा वो उसके जाते ही दरवाज़ा बंद करते वहीं फ्लोर पर बैठे फूट फूट कर रोने लगी थी। शहीर खान और परीशा अपनी पहली औलाद को लेकर बहुत खुश थे। उसकी डिलीवरी में चंद दिन बाकी थे, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से वो गिर गई। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया गया था, लेकिन माँ या बेटे में से किसी एक की जान बच सकती थी, और शहीर खान ने अपनी महबूब बीवी के लिए अपनी औलाद की ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मगर जब परीक्षा को होश आई तो वो अपनी औलाद यानी कि अपने बेटे को देखने के लिए मचलने लगी थी। इसी दौरान काड़ी और हेज़ल के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों यानी एक बेटा सालिम खान और एक बेटी निशा की पैदाइश हुई थी। परीक्षा की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सब बताया जाता कि उसकी औलाद इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए शहीर खान ने कारिब के सामने अपनी झोली फैलाई थी कि वो अपने बेटे को उसके सुपुर्द कर दे, और कारिब, जिस पर शहीर खान के बेहद एहसानात थे, उसे इनकार ना कर पाया था। यूँ वो सालिम खान को परीक्षा और शहीर खान को दे चुका था, और इस बात का इल्म सब बड़ों को ही इल्म था। परीक्षा 3 साल बाद फिर से उम्मीद से और उनके यहाँ जावेयान खान का पैदा हुआ था, जबकि हेज़ल सीढ़ियों से गिरने के बाद दोबारा माँ बन नहीं पाई थी। यूँ निशा इस बात से अनजान के सालिम खान उसका सगा भाई था, उसे पसंद करने लगी थी। क्या वक्त हुआ था और क्या नहीं, रेहाम को कुछ मालूम नहीं था। अभी कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मा भी खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई थी। जाने से पहले अपने शाहसाई के हुक्म पर ही वो रेहाम के लिए खाना लेकर आई थी। उठो बेटा, खाना खा लो। अपने करीब से इस आवाज़ को सुनते रेहाम ने अपनी आंखों को बमुश्किल खोना था। रोने से मुसलसल आंखों के पपोटे सूज चुके थे। बिखरे बाल और गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान। बदन पर अब भी वही फटे हुए कपड़े मौजूद थे। मुख्तसर ये कि वो इस कदर सोगवार हालत में भी बेहद हसीन लग रही थी। मुझे यहाँ से जाना है। रेहाम का जैसे ही जहन बेदार हुआ तो फिर से वही अल्फाज दोहराए थे। अम्मा भी वो इस लड़की की हालत पर जहाँ परेशान हो रही थी, वहाँ उसकी एक ही हरधर्मी को सुनकर वही गहरा सांस भरकर रह गई थी। बेटा उठो, शाहसाई का हुक्म है कि मैं तुम्हें खाना देकर वापस चली जाऊँ। अम्मा भी के कहने का मतलब साफ था। वो अपने शाहसाई के हुक्म की पाबंद थी और उसकी किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकती थी। वो उससे कोई उम्मीद ना रखे। तो दूसरी जानी रेहान वो फ़ौरन से उस बिस्तर से उठती अम्मा बी के दोनों हाथों को थाम गई थी। मेरी मदद करें प्लीज़, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे इस जल्लाद शख्स के साथ नहीं रहना। वो अम्मा बी का हाथ था। मैं मिन्नत भरे अंदाज में बोली। आंखों से आंसू एक बार फिर से रवानी से बहने लग गए थे। बेटा मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ खाना देने आई हूँ और मैं तुम्हारी मदद भला कैसे कर सकती हूँ। मैं यहाँ खुद एक मुलाजमा हूँ और शाहसाई के गुस्से को तुम अभी जानती नहीं हो। यकीनन अगर तुम जान जाओ तो उनके हुक्म के खिलाफ वर्जी करने का सोचो भी नहीं। अब बेहतर यही है कि मेरी मानो और हालात से समझौता कर लो। जो होना था वो हो चुका, बल्कि यूँ समझो कि यही तुम्हारी किस्मत थी। अम्मा भी ने बड़े होने के नाते रेहाम को समझाया ही था। हाँ, शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं था जो यूँ किया जाए, लेकिन वो क्या कर सकती थी।
अब उसे तो यही कह सकती थी कि वो उनके शाह साईं को छोड़े यहाँ से भाग जाए, इसलिए उसे समझाए। करीब से उठना चाहा तो रेहाम उनके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते उन्हें अपने करीब से उठने से रोक दिया था। और मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मुझे उस शख्स से डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा। अभी कुछ देर पहले आलम शाह जैसे उस पर गुस्सा करके गया था। रेहाम के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, ये शख्स ज़रूर उस पर हाथ उठाएगा। अभी भी वो डर खौफ के मारे अम्मा भी का हाथ था। मैं उन्हें कहने लगी तो अम्मा भी ने इस लड़की की कमकली पर अफसोस किया। यकीनन अगर वो उसके शाह साईं को जान लेती तो ऐसी अहमकाना बात कभी ना करती। लड़की, होश के नाखिन लो। शाह साईं तुम्हारे शोहर हैं और वो एक शोहर बीवी का मुहाफिज होता है, वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता। और हमारे शाह साईं वो औरत की बेतहाशा इज्जत करते हैं, वो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। अम्मा भी ने उसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों के पोरों से साइड पर करते नरमी से उसके गाल थपथपाए उसे समझाया था कि वो अपने जहन से ये फजूल बातें निकाल दे। वो इस बेगैरत अल्तमश के साथ नहीं, बल्कि वो अपने शोर सरदार आलम शाह के साथ थी। वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन मैंने कहा ना बेटी के हालात से समझौता कर लो, यही तुम्हारी किस्मत थी। जितनी जल्दी तुम इस बात को कबूल कर लोगे इतनी तुम्हें तकलीफ़ कम होगी। अम्मा भी ने नरमी से उसके हाथों से अपने हाथ निकाले। वो खाने की ट्रे साइड टेबल से उठाई उनके सामने रखी थी। हाँ, भूख तो उसे वाकई बहुत लगी थी, लेकिन मन मर चुका था। वो चाहकर भी ट्रे में मौजूद उन लजीज लवाजमात को अपने हलक में नहीं उतार सकती थी। मुझे भूख नहीं है, ले जाएं यहाँ से। रेहाम ने गहरा सांस भरते अपने आंसुओं को हाथ की पुष्ट से साफ किया था। और कहीं ना कहीं अम्मा भी की बात उसके पल्ले पड़ गई थी कि जो भी था अब यही उसकी किस्मत थी। इस बात को कबूल कर लेना चाहिए था, ताकि वो जालिम सफाक सरदार के निकाह में आ चुकी और अब हर हाल में उसी के साथ रहना था। बेटा जिद नहीं करते, थोड़ा बहुत खा लो और मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी का एक जोड़ा लाती हूँ, तुम ये फटे कपड़े बदलो। अम्मा भी अब इससे ज़्यादा रेहाम की कोई मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए नरमी से कहते उसके करीब से उठी थी। रेहाम ने गहरा सांस भरते इस खाने की ट्रे को देखा था और फिर हाथ बढ़ा एक नवाला तोड़कर अपने लबों की जाने ले जाए तो अपनी किस्मत फुट फुट कर रोना आया था। जबकि अम्मा भी वो उसके लिए कपड़े लेने जा चुकी थी। आलम शाह ने आज की रात डेरे पर ही गुजारी थी। वो वाकई में हवेली अपने अम्मा साईं, बाबा साईं समेत किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था।